फ्रेंड्स, आप सबों को गुड मॉर्निंग्स। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अब फिजिक्स को वहीं पर स्टॉप करके आगे हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं अपने वादे के अनुसार केमिस्ट्री को स्टार्ट करता हूँ 9th क्लास का, जो हमारा सबसे पहला चैप्टर। आप जानते हैं सभी, हम लोग जो भी बच्चे पढ़ते हैं भारती भवन के बुक से, है ना। तो भारती भवन का केमिस्ट्री के बुक में आपका पहला चैप्टर है हमारे परिवेश के पदार्थ, सब्सटेंस इन आवर इन्वायरमेंट। तो आइए जानते हैं हमारे आसपास हमारे परिवेश में कौन कौन से पदार्थ हैं। डेट मीन्स इस चैप्टर में, पूरे होल चैप्टर में हम मैटर पर चर्चा करेंगे, पदार्थ के बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की चीज़ें पाई जाती है जिन्हें हम देखते या अनुभव करते हैं। हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के चीज़ें पाई जाती है जिन्हें हम देखते हैं या अनुभव करते हैं। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए आपके सामने एक किसी भी रखी पुस्तक को हम जो है उठा लेते हैं। तो उठा के जब मान लीजिए इस पुस्तक को एक हथेली पर रखें तो यह पुस्तक कुछ स्थान घेरती है। जिस भी जगह पे रखे या इस पर इस मार्कर को अगर रख रहे हैं तो यह मार्कर जो है कुछ न कुछ स्थान को घेर रही है। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान, कोई भी वस्तु जितना भी स्थान, स्पेस को, एरिया को घेरती है, उस अधिकृत स्थान को ही आयतन कहते हैं। उस अधिकृत स्थान को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आयतन किसे कहते हैं। आयतन उसे कहते हैं जो भी वस्तु जितना भी स्थान घेरे तो उन अधिकृत स्थान, दैट मीन्स वस्तु द्वारा अधिकृत स्थान, उस वस्तु का आयतन कहलाता है। अगर मान लीजिए इसी पुस्तक को पुनः हम ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमें कुछ बल लगाना पड़ता है, हमें कुछ बल लगाना पड़ता है। तो इससे हमें ज्ञात होता है, इससे हमें पता चलता है कि इस वस्तु में, दैट मीन्स यह वस्तु पुस्तक है, तो इस पुस्तक में कुछ न कुछ भार है। अतः इस पुस्तक का अपना कुछ द्रव्यमान भी होगा। भार है, दैट मीन्स द्रव्यमान है, मास है ना, ऐसा तो कह सकते हैं ना। तो कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा। तो हम कहेंगे कि अगर आपसे पूछ दिया जाए, पदार्थ है, आयतन के बारे में आप जान गए, द्रव्यमान के बारे में जान गए। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर, तो हम लिखेंगे पदार्थ के बारे में, जैसे पदार्थ, मैटर। तो इसके बारे में बोलेंगे कि कोई भी चीज जो स्थान घेरे, कोमा, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, जो अवरोध उत्पन्न करे, कोमा, पदार्थ कहलाती है। तो हमने लिखा कि पदार्थ किसे कहते हैं, व्हाट इज मैटर। तो हम कहेंगे कि कोई भी वस्तु
जो कुछ न कुछ स्थान घेरे। कोई भी मान लीजिए अगर यह मार्कर है, अगर किसी सरफेस पे से रखेंगे तो कुछ न कुछ स्थान को जरूर घेरेगी, जिसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे। अवरोध उत्पन्न कहने से अर्थ है कि अगर किसी वस्तु को उठा रहे हैं तो कुछ न कुछ बल लगाना पड़ रहा है। डेट मीन्स जो अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। पदार्थ होने के लिए, पदार्थ हम किसी वस्तु को तभी कहेंगे जब ये सभी कैरेक्टर उसमें मौजूद हो। तो अगर आपसे कोई पूछे पदार्थ क्या है तो आप कहेंगे कि कोई भी चीज जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। तो हम आगे जानेंगे कि पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आइए जान लेते हैं द्रव्य क्या है। द्रव्य क्या है आपका टॉपिक है, दूसरा टॉपिक द्रव्य क्या है ना। तो द्रव्य जो है एक प्रकार का पदार्थ है। कहेंगे द्रव्य जो है एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। हमने द्रव्य में कहा कि सर हम उन वस्तु को, इसे अगर स्पष्ट तौर पर कहें तो हम लिखेंगे कि पदार्थ जो है, द्रव्य जो है, पदार्थ का वह शुद्ध रूप, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो, जिसकी एक निश्चित संरचना हो एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, जिसके स्पष्ट गुण हो, कोमा द्रव्य कहलाता है। मैंने कहा कि पदार्थ का वह शुद्ध रूप, द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है, तो उस पदार्थ का वह शुद्ध रूप जिसकी एक निश्चित संरचना हो, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर हो, एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, कुछ न कुछ क्या हो, गुण हो, उसे द्रव्य कहते हैं। डेट मीन्स वह द्रव्य कहलाता है। तो हम कह सकते हैं, अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो बोलेंगे द्रव्य जो है एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, कोमा द्रव्य कहलाता है। जैसे इसे एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए, आप सभी जानते चीनी जो है, चीनी एक द्रव्य है। चीनी क्या है? एक द्रव्य है। जब जल में विलीन चीनी को जल में अगर चीनी को घुला दिया जाए तो वह चीनी जल में घुल जाता है। तो हमें जल में विलीन चीनी को जल का सिर्फ वाष्पीकरण करके ही चीनी को प्राप्त किया जा सकता है। वाष्पन के फलस्वरूप प्राप्त चीनी जो है और मूल चीनी में कोई अंतर नहीं होता है। उसका गुण है ना, कोई भी अंतर नहीं होगा। पहले भी आप चीनी का टेस्ट क्या होगा? मीठा होगा, और वाष्पीकरण करने के बाद जो चीनी प्राप्त होगा वह चीनी भी क्या होगा? मीठा ही लगेगा। तो मैंने कहा कि अतः चीनी एक क्या है? द्रव्य है जो सरल भौतिक विधि से अपने अवयवों में विभक्त नहीं होती है। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड है, आपका चूना है, चूना पत्थर है, आदि भी द्रव्य के उदाहरण हैं। ये सभी जो है आपका द्रव्य का एग्जाम्पल है। इसके विपरीत जैसे दूध ले लीजिए, दूध जो है शुद्ध द्रव्य नहीं है।
दूध को अगर हम दूध को मिल्क को द्रव्य कहेंगे तो वह द्रव्य जो है शुद्ध द्रव्य नहीं है, क्योंकि यह जो है जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। दूध में जल मिला हुआ होता है, वसा मिला हुआ रहता है, प्रोटीन मिला हुआ रहता है। इन सभी चीज़ों का दूध जो है मिश्रण है। इसी प्रकार जैसे समुद्र का जल में मिट्टी मिला हुआ होता है, खनिज होता है, कोयला आदि भी मिश्रण है, यह शुद्ध द्रव्य नहीं है। इसलिए मैंने लिखा कि द्रव्य जो है पदार्थ का वह शुद्ध रूप है जिसकी एक निश्चित संरचना हो, एवं जिसके स्पष्ट गुण हो, कुछ न कुछ उसका कैरेक्टर हो, गुण हो, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे चीनी एक द्रव्य है, चूना द्रव्य है, चूना पत्थर द्रव्य है, सोडियम क्लोराइड द्रव्य है। ये सभी जो उदाहरण है द्रव्य का उदाहरण है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। हम जानेंगे कि पदार्थ का कौन कौन सा भौतिक प्रकृति है, कौन कौन सा गुण है, उनके बारे में जानेंगे हम, है ना। पदार्थ किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है, इन सभी के बारे में देखते हैं। तो चलिए, हमारा टॉपिक है पदार्थ की भौतिक प्रकृति। आपसे अगर पूछा जाए कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति को बताएं, पदार्थ की भौतिक प्रकृति क्या है हमारा टॉपिक? पदार्थ की भौतिक प्रकृति। तो हम कहेंगे कि पदार्थ का भौतिक प्रकृति निम्नलिखित है। जैसे पहला नंबर, पदार्थ जो है, पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ जो है कणों का बना होता है। पदार्थ कणों का बना होता है। इस पे अगर कुछ विश्लेषण दें तो कहेंगे कि प्राचीन काल के जो भी दार्शनिक थे, प्राचीन काल के दार्शनिकों का मत था कि पदार्थ लकड़ी की एक गुटिका की तरह अनवरत होता है। इसमें छोटे छोटे कण नहीं होते, किंतु पदार्थ अलग अलग छोटे छोटे कणों का बना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति के आधार पर देखते हैं तो हम कहेंगे कि पदार्थ कणों का बना होता है। और इसका दूसरा गुण है, पदार्थ के कण जो हैं, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। अत्यंत पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा भौतिक प्रकृति को अगर बताएं तो कहेंगे कि पदार्थ के कण जो है, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। अनवरत गतिशील होते हैं। अनवरत गतिशील कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आप अपने घरों के किसी कमरे के कोने में अगर एक अगरबत्ती को जलाकर रख देते हैं तो उसका सुगंध जो है पूरे कमरे में फैल जाती है। तो इसलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह जो भी पदार्थ का कण था वह गति करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंच गया। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कण जो हैं अनवरत गतिशील होते हैं। अगला है
पदार्थ के कण जो है, चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। पदार्थ के कण जो है, आपको मैंने बताया पदार्थ कणों का बना होता है। कणों से कहने का तात्पर्य है कि दो या दो से ज़्यादा कण होंगे। तो एक दूसरे कण जो है, एक कण दूसरे कण को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तथा एक बल के द्वारा एक दूसरे कण को बांधे हुए रखते हैं और उन बल का नाम है अंतरानुक आकर्षण बल। अब है पांचवा पॉइंट है कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान, रिक्त स्थान कहने का अर्थ है कि खाली स्थान होता है। रिक्त स्थान रिक्त स्थान होते हैं। कहने का हुआ कोई भी मान लीजिए यह पदार्थ है तो इसमें जो भी कण जो होंगे ये क्या होंगे, दो कणों के बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। इसलिए मैंने कहा कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। तो यहाँ तक जो है मैंने जाना कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति कौन कौन सी है। तो हम लोग लिखेंगे कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति निम्नलिखित है। पहला, पदार्थ कणों का बना होता है। दूसरा, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तीसरा, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। चौथा, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अंत में पांचवें नंबर पर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। आगे चलकर जो है पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उन सब के बारे में जानेंगे। तो आपने जाना कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति कौन कौन सी है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे देखेंगे। चलिए अगला है आपका पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में पदार्थ को जनरली तीन भागों में बांटा गया। अच्छा चलिए आपसे पूछा जाए कि किसी भी चीज़ को हमें वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम कहेंगे कि अपनी अध्ययन की सुविधा के लिए तथा समय को बचाने के लिए किसी भी चीज़ को वर्गीकृत करने की ज़रूरत होती है। इसलिए पदार्थ को अध्ययन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण मुख्यतः तीन भागों में पदार्थ को बांटा गया। तो पहले नंबर पर है सॉलिड, जिसको हिंदी में ठोस कहते हैं। दूसरे नंबर पर है सॉलिड, दूसरा है गैस, दूसरा द्रव्य है
जिसको लिक्विड कहते हैं, और अंत में है तीसरे नंबर पर गैस, है ना। तो हमने देखा कि हमारे चारों तरफ पदार्थ जो है इन 3 अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। तो हम तीनों के बारे में, तीनों के गुण के बारे में, कौन किस अवस्था में रहते हैं, है ना, तो इन सब के बारे में एक एक करके हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहला है ठोस, सॉलिड के बारे में जानते हैं। डैट मीन्स ठोस पदार्थ का सामान्य गुण कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। ठोस पदार्थों के मेरा अगला टॉपिक है ठोस पदार्थों के सामान्य गुण। ठोस पदार्थों के सामान्य गुण। सबसे पहले कि ठोस पदार्थ का जो होता है, कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ के सामान्य गुण निम्नलिखित है। तो पहला ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन, आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। चलिए, ठोस पदार्थ का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है। ठोस पदार्थ में जो है, मान लीजिए यह जो है सॉलिड है और इसके कण जो है काफ़ी सटे हुए, एक दूसरे से काफ़ी सटे हुए रहते हैं। दैट मीन्स ठोस पदार्थ में 2 कणों के बीच जो है रिक्त स्थान नहीं होता है ना। और ये जो कण हैं एक दूसरे से एक अंतरान्विक आकर्षण बल के द्वारा एक दूसरे से काफ़ी मजबूती से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसलिए ठोस पदार्थ की आकृति और उसका आयतन निश्चित होता है। चलिए, अब है दूसरा है कि ठोस पदार्थ का घनत्व जो है उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी जो होता है, घनत्व उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के घनत्व क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तीसरा, इसके जो है द्रवनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं। लिखेंगे ठोस पदार्थ के द्रवनांक और क्वथनांक प्रायः उच्च होते हैं, हाई होता है ना। ये सभी जितने भी बातें हैं ठोस का जनरल कैरेक्टर है, जनरल प्रॉपर्टीज है ना। तो ये सभी है। चौथा है कि ठोस पदार्थ जो हैं, ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। दृढ़ मतलब मजबूत, है ना, जिसका इंग्लिश होता है रिजिड, दृढ़ होते हैं।
पांचवा गुण है ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होते हैं। छठा गुण है कि ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, तो उसको लिखते हैं ठोस। ये सभी जनरली जो है जानकारी रहना चाहिए, ये सभी सारे बच्चे जानते हैं ठोस का क्या गुण है, क्या द्रव्य का गुण है और क्या गैस का गुण है। तो ये सभी गुण के बारे में मैं लिख रहा हूँ। बहुत बार पूछा भी गया है आपके चैप्टर में, आपके स्कूल में। तो ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है ना। ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। आपको मैंने बताया कि ठोस पदार्थों की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। दैट मीन्स ठोस पदार्थ का निम्नलिखित गुण है। पहला गुण क्या है? ठोस पदार्थ की आकृति और उसके आयतन निश्चित होते हैं। दूसरा है ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ के द्रवणांक और क्वथनांक प्राय उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर, हार्ड और दृढ़, दैट मीन्स इंग्लिश कहते हैं रिजिड होते हैं। ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ असंपीड्य होता है, दैट मीन्स ये जो है सिकुड़ता नहीं है। और है ठोस पदार्थों में बहाव की प्रवृत्ति जो है नहीं होती है ना। और है कि ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। नाम मात्र का है 7वां नंबर। कम से कम अगर गुण के बारे में पूछा जाए तो कम से कम 5 गुण लिखना है ना। 7वां गुण मैंने क्या बताया? 7वां गुण बताया कि ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार, या प्रसार का अर्थ होता है फैलना और संकुचन का अर्थ होता है सिकुड़ना। प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ठोस का जो है इसमें प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है, इसलिए मैंने लिखा ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इनका क्रमशः प्रसार का मतलब होता है फैलना और संकुचन का मतलब होता है सिकुड़ना, है ना। फैलाव और सिकुड़न बहुत ही कम होता है। तो ये सभी बातें जो है आपने जाना कि ठोस पदार्थ का कौन कौन सा सामान्य गुण है। अगर ये सभी गुण आपको देखने के लिए मिलता हो तो आपको समझ जाना है यह किस टाइप का मैटर है, सॉलिड मैटर है। कौन सा मैटर है? सॉलिड मैटर है, ठोस मैटर है। तो चलिए इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है सब्लिमेशन। क्या है? सब्लिमेशन, जिसका हिंदी होता है ऊर्ध्वपातन। क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। तो हम जानेंगे व्हाट इज सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या है। ये आपका 8वां पॉइंट होगा, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। तो व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? तो आपने देखा होगा कि सामान्यतः ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, आप जनरली जब भी किसी सॉलिड को गर्म करेंगे तो वह पिघल कर द्रव में परिणत हो जाता है, और अधिक गर्म करने पर वह द्रव से
वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है, किंतु कुछ ठोस पदार्थ ऐसा होता है, या आप जनरली आप देखे होंगे, कुछ ठोस को गर्म करने पर वह द्रव के रूप में पिघल जाता है और बहुत ज़्यादा गर्म करने पर वह जो है गैस के रूप में, डेट मीन्स वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है। लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिन्हें गर्म किए जाने पर वह बिना पिघले, गर्म करने पर किसी सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वह बिना पिघले वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है, और उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए ठोस के रूप में परिणत हो जाता है। तो ठोस पदार्थों की अवस्था में होने वाले इस प्रकार के परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन। तो हम कह सकते हैं ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है, ऊर्ध्वपातन जो है एक प्रोसेस है जिसमें कोई, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर, ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है, तथा उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे ठोस के रूप में परिणत हो जाता है। तो इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और जिस चीज का ऊर्ध्वपातन होता है, उस पदार्थ को, जिस पदार्थ का ऊर्ध्वपातन होता है उस पदार्थ को ऊर्ध्वपात कहा जाता है। तो आपने जाना सब्लिमेशन में कि सर सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे वाष्प के रूप में परिणत हो जाता है, तथा उस वाष्प को ठंडा करने पर वह बिना द्रव रूप में परिणत हुए सीधे ठोस के रूप में परिणत हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स हो गए, उदाहरण के तौर पर देखें तो कपूर हो गया, है ना, नेफ्थलीन हो गया, आपका शुष्क बर्फ हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप हो गया, आदि सब ऐसे, आदि सारे ऐसे पदार्थ जो हैं सभी सब्लिमेशन के अंतर्गत आते हैं, डेट मीन्स ऊर्ध्वपातन के अंतर्गत आते हैं। तो हमने पढ़ा ऊर्ध्वपातन के बारे में जाना। तो अगला है 9वां पॉइंट, ये सारे जितनी भी बातें हैं ये सारा ठोस का ही गुण है। हम जो भी बातें अभी तक पढ़ रहे हैं ये ठोस का कैरेक्टर है। अब हमारा 9th पॉइंट है, 9वां पॉइंट है विसरण, डिफ्यूजन। विसरण क्या है? विसरण इसका इंग्लिश होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो जानेंगे व्हाट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी एक प्रकार का प्रोसेस है जिसका हिंदी होता है, डिफ्यूजन का हिंदी होता है विसरण। विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश कर जाते हैं। अगर इसे मैं लिखता हूँ तो विसरण, डिफ्यूजन, विसरण एक प्रकार का प्रोसेस है, इसलिए मैंने लिखा विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश नहीं करते हैं। दैट मीन्स कहने का है, इसे अगर उदाहरण के तौर पर समझें तो आप, हम सभी जानते हैं कि सामान्यतः जो है कोई ठोस पदार्थ जो है किसी दूसरे ठोस पदार्थ में विस्तृत नहीं होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ का जो भी कण होता है, ठोस पदार्थ के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, वे ठोस पदार्थ के कणों का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं होता है। यह हम सभी अच्छे से जानते हैं कि ठोस पदार्थ, एक ठोस पदार्थ किसी दूसरे ठोस पदार्थ में विस्तृत नहीं होता है, क्योंकि ठोस पदार्थ के कणों का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान में नहीं होता है। लेकिन फिर भी
कुछ ऐसे तथ्य हैं, कहीं कुछ ऐसे पदार्थ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं कॉपर को, जैसे ले लेते हैं कॉपर को, कॉपर का संकेत Cu होता है, और कॉपर को और प्लस हम जिंक को ले लेते हैं। जब हम कॉपर और जिंक को, कॉपर तथा जिंक के दो टुकड़ों को परस्पर सटाकर अगर बांध दिया जाए तो हम देखते हैं कि कुछ वर्षों के पश्चात दोनों टुकड़े आपस में सट जाते हैं। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यह है कि एक धातु का कण दूसरे धातु के कण में कुछ हद तक प्रविष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए यही बात फॉलो हुआ, विसन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव के कण किसी अन्य द्रव में प्रवेश करते हैं। जैसा एग्जाम्पल देख हमने लिया, ऐसे जनरली एक ठोस पदार्थ दूसरे ठोस पदार्थ में गमन नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे हैं सिर्फ नाम मात्र का थोड़ा बहुत, जैसे कॉपर और जिंक को अगर दोनों टुकड़ों को परस्पर सटाकर बांध दिया जाए तो हम देखते हैं कुछ वर्षों के बाद दोनों टुकड़े आपस में सट जाते हैं। तो इसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यह था कि एक धातु के कण दूसरी धातु के में कुछ हद तक प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो है विसरण का एग्जाम्पल था। तो यहाँ तक जो है हमने ठोस के बारे में खत्म हो गया। अब जो है दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे पदार्थ की द्रव अवस्था। यहाँ पे हम पदार्थ की ठोस अवस्था आज हमारा खत्म हो गया, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पदार्थ की द्रव अवस्था। तो आप सबका होमवर्क रहा कि मैंने जहाँ तक पढ़ाया पदार्थ का ठोस अवस्था तक जितने भी क्वेश्चन आंसर्स को लिखे उसे एक रफ कॉपी में लिख कर और एक बार अपने फर्स्ट लेसन को रिवाइज करना है। पहला चैप्टर को रीडिंग डालना है ना, पूरा पढ़ लेना है। अगर आप किताब एक बार पढ़ लेंगे, पहले चैप्टर को, हमारे परिवेश का पदार्थ चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर को आपको रीडिंग मारना है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, बेटर आपके लिए होगा। तो आज का होमवर्क यही रहा, मैंने जितना पढ़ाया उसे रफ कॉपी में उतार कर और उसका फ़ोटो खींचकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आप सभी बच्चों को मेरा व्हाट्सएप नंबर पता होगा, और यह जो होमवर्क है कल 7 बजे के पहले बनाकर भेजना है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। अगर वहाँ नहीं हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पे या कॉल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे का क्लास जो है अगला टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में पदार्थ की द्रव अवस्था के बारे में जानेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।